जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए जीव विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। ऑप्शन है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण ये तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, अर्थात ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में वही बात दिया हुआ है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। डीएनए को दोस्तों किसने अंतःपात्र में बनाया। ऑप्शन है आर्थर कॉर्नबर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। दोस्तों डीएनए को आर्थर कॉर्नबर्ग ने अंतःपात्र में बनाया था। साथ ही दोस्तों यहाँ साइड में प्रश्न का आंसर जो है दिया रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप हर एक प्रश्न का आंसर खुद से करने का प्रयास कीजिए ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है आर्विड कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लफ्लिन, वाल्टर कोहन। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन। दोस्तों आर्विड कार्लसन ने पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आर्विड कार्लसन को। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। उनके शोध से दोस्तों यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग जो है मस्तिष्क के कुछ भागों में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। आगे दिया है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों एक कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो बीमारी है ये मस्तिष्क से संबंधित है, साथ ही इसके कारण शरीर में कपकपी, अकड़न, गति अक्षमता भी हो जाता है। तो इस रोग के उपचार के विकास के लिए ही आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर। दोस्तों 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस अर्थात मधुमेह दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज दिवस दोस्तों अर्थात मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। साथ ही दोस्तों 14 सितंबर की बात करें, 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को दोस्तों आप जानते होंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अधिकतर एंजाइम होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। दोस्तों एंजाइम का निर्माण जो है यह प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्लों के संश्लेषण से होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन है लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। दोस्तों विषाणु को अकोशिकीय जीव भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, विषाणु को अकोशिकीय, विषाणु को दोस्तों अकोशिकीय जीव भी कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। दोस्तों ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। अर्थात दोस्तों ये स्वतंत्र रूप में कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जब ये जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जो है एक्टिव हो जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। आवाहन दोस्तों किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। ऑप्शन है डेंगू, पोलियो, HIV या एड्स, फाइलेरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HIV या एड्स। दोस्तों आवाहन जो है एक फाउंडेशन है जो कि HIV प्रतिरोध के लिए कार्य करता है। एड्स के जो बीमारी होती है उसके रोकथाम के लिए दोस्तों ये जो है फाउंडेशन कार्य करता है। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि जो आह्वान है इसकी पहल की शुरुआत 2003 में हुई थी। 2003 में दोस्तों भारत में इस पहल की शुरुआत जो है 2003 में हुई थी, जो कि इस बीमारी के एड्स जैसी बीमारी के रोकथाम के लिए चालू किया गया था। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो। अगला ऑप्शन है आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, सभी तीनों एक साथ मौजूद हो, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है यानी कि तीनों जो है ABC ये तीनों कंडीशन जो है एक साथ मौजूद हो। अर्थात दोस्तों नाड़ी बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो और आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। इसके एक्सप्लेनेशन में वही बात दी हुई दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। ऑप्शन है अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दोस्तों ये प्रत्यारोपण जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अर्थात
हृदय को दूसरे मनुष्य से, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इसको ट्रांसफॉर्म किया गया था। ये दोस्तों सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसको करने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो हैं दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन दोस्तों इन्होंने किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन, ल्यूवेनहॉक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहॉक ने। दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। साथ ही दोस्तों विषाणु की बात की जाए तो विषाणु की खोज इवानेस्की ने की थी। विषाणु की दोस्तों यानी कि वायरस की बात की जाए तो वायरस की खोज इवानेस्की ने की थी। इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। विषाणु की खोज दोस्तों इवानेस्की ने की थी। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका की खोज भी की थी। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एली मेट्सनिकॉफ, एडवर्ड जेनर। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों टीके की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में सर्वप्रथम टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, परमाणु प्रोटीन द्वारा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। दोस्तों बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट वैसे अपशिष्ट को कहते हैं जिसका विघटन आराम से हो जाता है। दोस्तों सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिसका अपघटन कर दिया जाता है उसी को दोस्तों बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को जो है अपघटित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कणीय तत्व क्या है? ऑप्शन है ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक दोस्तों ये कणीय तत्व होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कणीय तत्व यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, जिसको शॉर्टकट में दोस्तों पीएम भी कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में दोस्तों पीएम कहा जाता है। इसमें दिया हुआ है कि कणीय तत्व यानी कि पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। तो इसको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन है फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेम, जाइलम टिश्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम टिश्यू। जाइलम ऊतक दोस्तों, जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों में पानी का संवहन होता है। साथ ही दोस्तों खाद्य पदार्थों का संवहन जो है वो जो है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। इसको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थों का संवहन पौधों में फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है।
इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल तथा खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। इसमें साफ लिखा है दोस्तों, जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल तथा खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। ऑप्शन है 31 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में इसको 98.67 लगभग फ़ारेनहाइट होता है। 98.67 लगभग फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। ऑप्शन है ए बी, ओ, बी। दोस्तों सर्वदाता वर्ग का रक्तदाता का मतलब जो जिस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सभी को अपना रक्त दे सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप जो है अपना रक्त सबको दे सकता है, लेकिन किसी से ले नहीं सकता है। इसी की वजह से दोस्तों इसको डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। जबकि दोस्तों ए बी की बात करें तो ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, यह सभी से ग्रहण करता है। ए बी जो होता है दोस्तों ये सभी से ग्रहण करता है, जबकि ओ दोस्तों सभी को अपना रक्त दे सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। अर्थात दोस्तों जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको किसी का भी ब्लड जो है दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। अतः ए बी वर्ग जो है दोस्तों व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। सार्वभौमिक दोस्तों स्वीकार्य रक्त समूह है, मतलब वो कौन सा रक्त समूह है दोस्तों जो सभी से रक्त को स्वीकार कर सकता है, अर्थात सभी से वो जो है रक्त को ले सकता है। ऑप्शन है ए बी, ओ, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं ब्लड ग्रुप जो कि सभी से ले सकता है, सभी से स्वीकार कर सकता है, ले सकता है, वो है ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी जो है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, यानी कि सभी के रक्त को यह स्वीकार कर लेता है, सभी को ये रक्त को ले सकता है। साथ ही दोस्तों हमारे रक्त के 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ। ये 4 समूह होते हैं रक्त के दोस्तों, ए बी और ओ। इनकी खोज दोस्तों लैंड स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज दोस्तों लैंड स्टीनर ने की थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।